जैसे ही बस में चढ़े, वृष्टि ने पूरी बस की सीटें निहार लीं और वही हुआ जिसका उसे डर था। सारी विंडो सीटें भर चुकी थीं, जबकि उसके बगल वाली ज्यादातर सीटें खाली थीं। वृष्टि ने मुंह बना लिया। इधर उधर देखते हुए उसकी नजर निलय पर गई। वो भी वही कर रहा था, सीटें ढूंढ रहा था। वृष्टि ने उसकी तरफ देखा। तू रुक, मैं देखता हूं। उसे एक तरफ कर निलय बीच की सीट की ओर बढ़ा। ओए रितेश, तू मिलन के साथ एडजस्ट हो जा, ये सीट वृष्टि को दे दे। मिडल सीट पर वो बैठ नहीं पाएगी। निलय ने उसे उठने का इशारा किया। रितेश मुंह बनाते हुए कुछ बहाने ही बना पाया था कि निलय ने उसे उसकी सीट से उठाकर पीछे धकेल दिया। ट्यूमर के ऑपरेशन के बाद से ही वृष्टि को सफोकेशन की समस्या रहने लगी थी। बस, कार, कहीं भी खिड़की बंद हो और एसी चालू हो तो उसे उल्टियां आने लगती थीं। चल आजा, फटाफट बैठ जा, नहीं तो कोई और आ धमकेगा। निलय ने वृष्टि के हाथ में पकड़ा हैंडबैग उससे ले लिया और ऊपर रखने लगा। वृष्टि भी खुश हो गई, उसकी मनपसंद जगह जो मिल गई थी। पर निलय का लिया बैग उसने वापस मांग लिया। नहीं, उसमें सौंफ और इलायची है। वृष्टि के इतना कहते ही निलय ने तुरंत बैग उसके हाथ में थमा दिया। पानी है न तेरे पास? पता नहीं निलय ने याद दिलाया था या पूछा था। वो तो भूल ही गई। वृष्टि ने बैग टटोलते हुए कहा, चल कोई नहीं, मेरी बोतल से पी लेना। तू बैठ, मैं चिराग को देखकर आता हूं। निलय ने इधर उधर देखा, पर उसे चिराग कहीं नहीं दिखा, नहीं फलक। उसने फोन निकालकर कॉल लगा दी। कहाँ हो तुम दोनों? बस में, चिराग ने जवाब दिया। तो दिखाई क्यों नहीं दे रहे? निलय ने गर्दन घुमाकर सब तरफ देखा। क्योंकि हमें सर ने दूसरी वाली बस में बैठा दिया। मैं और फलक साथ हैं। चिराग की बात सुनकर निलय चुपचाप वृष्टि के पास बैठ गया। फोन पर कुछ देर तक सुनता रहा, फिर बोला, ओके, फिर बाद में बात करते हैं। ध्यान रखना अपना। निलय ने फोन रख दिया। क्या हुआ? वृष्टि ने पूछा। कहाँ हैं वो दोनों? उन्हें दूसरी बस में बैठा दिया। अरे, पर क्यों, वो तो साथ ही थे, फिर दूसरी बस पर कैसे पहुंच गए? वृष्टि ने पूछा तो निलय ने मुंह बनाते हुए कंधे उचका दिए। दोनों का दूसरी बस में बैठ जाना इन दोनों को अच्छा नहीं लगा। पर निलय अब आराम से वृष्टि के बगल में बैठ गया था। कुछ कर भी नहीं सकते थे। बस के चलने से पहले ही वृष्टि ने इलायची निकालकर मुंह में रख ली और एक निलय की तरफ बढ़ा दी। इसी के साथ बस स्टार्ट हो गई। कुछ देर सब अपनी सीटों पर बैठे अपने अपने पार्टनर से बातें करते रहे। बातें धीरे धीरे शोर में बदलीं, और शोर गानों में। बस में सफर हो और अंताक्षरी न हो, ये कैसे हो सकता है? उनके गानों के शोर को सुनकर ड्राइवर ने म्यूजिक चला दिया, जिसे सभी ने चिल्लाकर तुरंत बंद करवा दिया। और सब मिलकर अपने बेसुरे राग अलापने शुरू कर दिए। वृष्टि मुस्कुराते हुए सबके गाने एंजॉय कर रही थी। ये सब उसके लिए नया था। 5 साल पहले की जिंदगी की बात करें तो वो एक खुली कैद में रहती थी, जहां अपनी मर्जी से तो छोड़ो, दूसरों की मर्जी से भी हंसने की इजाजत नहीं थी। उसकी हर बात पर रोक थी और बहुत सारी पाबंदियां, जिसका असर अब भी दिख जाता था उसके स्वभाव में। सही मायनों में वो अब जिंदगी जीने लगी थी। मेडिकल कॉलेज के बीते 4 साल उसकी जिंदगी के सबसे बेहतरीन साल रहे। घर पर प्रेरणा जी ने उसे मां की तरह प्यार दिया और उनके बच्चों ने बड़े भाई बहन की तरह ध्यान रखा। वहीं उसे अपने बाबा के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला और कुछ अपनी मां के बारे में भी। उसके दादा नाराज थे उसके मां बाबा की मनपसंद शादी से, और वही बात मनमुटाव का कारण बन गई। वृष्टि
तेज आवाज ने वृष्टि का ध्यान उसके ख्यालों से हटाया। उसने सामने देखा, जहां उसके क्लासमेट उसे गाना गाने को चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे। मैं? वृष्टि ने हैरानी से डरते हुए खुद पर उंगली रखकर पूछा। गाना उसके बस की बात नहीं थी, और गा भी सकती तो सबके सामने कभी नहीं। मुझे नहीं आता, वृष्टि ने साफ मना कर दिया। सब चिल्लाकर उसे उकसाने लगे। क्या यार वृष्टि, ये भी कोई बात हुई? गाना नहीं आता? देख हम भी तो गा रहे हैं। अरे गा कौन रहा है? सारे गधे की तरह चिल्ला रहे हैं। सबसे आगे की सीट पर बैठे प्रोफेसर मिश्रा चिढ़ते हुए बोले, थोड़ा तुम भी चीख लो, क्या फर्क पड़ता है? मिश्रा सर की बात पर सब जोर से हंसने लगे और अब तो वृष्टि के पीछे ही पड़ गए। अब गा ही दे यार। वृष्टि निलय के पीछे दुबक गई और उसकी शर्ट पीछे से पकड़ ली। निलय ने वृष्टि को देखा, वो मुस्कुराते हुए उससे जैसे रिक्वेस्ट कर रही थी। निलय तुरंत घूम गया। शांत शांत, उसने सबको चुप करवाया। वृष्टि की जगह मैं गा देता हूं। जैसे ही निलय ने ये कहा, बस में एक साथ शोर मच गया। सर, अब शिकायत दूर हो जाएगी आपकी। अब हमारे किशोर कुमार जी खुद मैदान में उतर आए हैं। निलय के गाने की बात सुनकर सब खुश हो गए और जोरदार तालियों के शोर के साथ सबने उसका जोश बढ़ा दिया। सबके मुताबिक निलय को डॉक्टर नहीं बल्कि सिंगर बनना चाहिए था। इसीलिए तुम सब वृष्टि के पीछे पड़े थे। पता था इसे बोलोगे तो निलय गाएगा ही। सब हंसने लगे। हाँ तो टेक्निक लगानी पड़ती है भाई। सब ठहाके मारकर हंस पड़े। निलय भी अब पीछे रहने वाला नहीं था। उसने जैसे ही गाना शुरू करने को मुंह खोला, रुक रुक ऐसे नहीं। ओए धनेश, गिटार दे अपना। आवाज के साथ ही पीछे से ऊपर की तरफ रेंगता हुआ गिटार निलय तक आ गया। उसे देखकर निलय जोर से हंसा। गाना आए या ना आए, गिटार सबके पास मिलेगा। कहते हुए उसने गिटार सेट किया और बस में सन्नाटा छा गया। निलय ने गर्दन घुमाकर वृष्टि को देखा, जो सबकी तरह ही बेसब्री से उसका गाना सुनने को तैयार थी। उसके पहले ही सुर पर वृष्टि के चेहरे पर भीनी मुस्कान छा गई। वृष्टि की मुस्कान देखते हुए निलय ने अपनी आंखें बंद कर लीं और गाना शुरू किया। मेरा मन कहने लगा, पास आके न तू दूर जा, छूने दे होंठ तेरे, जरा सांसों में अपनी बसा, आ आ आ आ आ, तुझे अपना बना लूं, तुझे तुझसे चुरा लूं, तुझे खुद में छुपा लूं साहिबा, एक मुझ पे करम हो, तू ही मेरा सनम हो, तेरी मुझ पे नजर हो साहिबा, मर मैं जाऊं रह न पाऊं, गम जुदाई का सह न पाऊं, है तुझे प्यार का वास्ता, तेरी यादें हैं कुछ अधूरी, सांस आधी है कुछ है पूरी, आंखों में है कैसी ये नमी, रात के चांद तले, आगोश में मेरी तू आ, बाहों में ले ले मुझे, जरा सपनों में अपने बसा, आ आ आ आ आ। मेरा मन कहने लगा। 2.5 घंटे का सफर कब पूरा हुस्न नहीं चला और बाद हाईवे के किनारे बने एक रेस्टोरेंट के आगे आकर रुकी। मिश्रा सर तुरंत खड़े हुए और सबको शांत करवाकर बताने लगे, यहां हम आधा घंटा रुकेगी। सबको यहां पर नाश्ता मिलेगा, क्योंकि कैंप में पहुंचते ही आप सबको अपने काम पर लगना है बिना रुके, और किसी को कोई ब्रेक नहीं मिलेगा लंच से पहले। इसलिए जो करना है यहां कर लो। वहां टॉयलेट भी जाने नहीं दिया जाएगा, समझ लेना। समझाते धमकाते प्रोफेसर मिश्रा नीचे उतर गए और उनके पीछे सभी एक एक करके उतरने लगे, सिर्फ वृष्टि को छोड़कर, क्योंकि उसकी निगाहें एक बार फिर उसी सफेद गाड़ी पर जाकर थम चुकी थी जो इस वक्त रेस्टोरेंट के पार्किंग एरियन खड़ी थी। वृष्टि, निलय ने पुकारा,
साथ ही उसका कंधा भी झंझोड़ा। कहाँ खोई हुई है? 2 बार आवाज लगा चुका हूं, कहीं नहीं। बस बाहर देख रही थी, वृष्टि ने शर्मिंदा होते हुए कहा। हाँ तो बाहर चलकर देखना, चारों तरफ सब कुछ दिखेगा। चल अब जल्दी कर, पूरी बस खाली हो गई है। निलय ने उसका हाथ पकड़कर उठने का इशारा किया। पर मुझे भूख नहीं है, वृष्टि ने जैसे ही कहा, निलय ने ठहरी हुई नजरों से उसे देखा और हंस दिया। मुझ पर तरस खा ले। मुझे भूख लगी है, आज नाश्ता नहीं कर पाया था और तेरे खिलाए लड्डू कब के हजम हो ही गए। निलय के इतना कहते ही वृष्टि ने अपने निचले होंठ को दबाया और हंसी रोकते हुए खड़ी हो गई। सॉरी, उसने मुस्कुराते हुए कहा और निलय गेट की तरफ बढ़ गया। निलय के पीछे पीछे वृष्टि नीचे उतरी। आगे गेट पर ही फलक और चिराग मिल गए। कितनी देर कर दी उतरने में? मैं तुम्हें लेने ही आ रहा था, चिराग मुंह बनाते हुए बोला। भूख लगी है, जल्दी चलो। चल यार वृष्टि, मुझे वॉशरूम जाना है। फलक को अलग ही जल्दी थी। उसने वृष्टि की बाजू पकड़ी और वॉशरूम एरिया ढूंढने लगी। तुम दोनों जाओ, हम अभी आते हैं। वृष्टि ने चिराग और निलय को जाने को कहा और खुद फलक के साथ चल दी। रेस्टोरेंट के साइड में वॉशरूम था, एक तरफ लेडीज और दूसरी तरफ जेंट्स साइड बनी थी। बीच में कुछ एक्स्ट्रा वॉश बेसिन लगे थे ताकि खाना या नाश्ता करने के बाद कोई भी हाथ धो सके। तू हो आ, मैं यहीं खड़ी हूँ। वृष्टि ने हाथ बांधकर वॉश बेसिन के सामने वाली दीवार से टेक लगाई। फलक लेडीज टॉयलेट की तरफ चली गई। वृष्टि और फलक अंदर आईं। वृष्टि की पीठ जेंट्स टॉयलेट और वॉश बेसिन की ओर थी। वृष्टि खामोशी से खड़ी फलक का इंतजार करने लगी। कुछ पल बाद भारी बूटों की आवाज गूंजी, दरवाजा खुला और किसी के अंदर आने का एहसास हुआ। पर वृष्टि वैसे ही खड़ी रही, उस तरफ पीठ किए जैसे पहले थी। उसे नल से पानी बहने की आवाज सुनाई दी। जो भी अंदर आया था वह इस वक्त अपना मुंह धो रहा था। मुंह पर पानी के छींटे पड़ने की आवाज कुछ पल तक चली और फिर रुक गई। वृष्टि खामोशी से सिर नीचे किए अपनी अनामिका उंगली के नाखून को अंगूठे से कुरेद रही थी। सामने लगे आईने में उसकी परछाई झलक रही थी। मुंह धोते हुए उस व्यक्ति की अपनी घनी दाढ़ी पर लगे पानी को हटाते हुए की नजरें उठीं। उसने आईने में देखा। एक पल के लिए अपने पीछे खड़ी उस लड़की को देखा, फिर नजरें झुका लीं। पर अगला ही पल एक पहचाना सा अक्स उसकी आंखों में घूम गया। वृष्टि, दिमाग में एक ही नाम कौंधा। उसने तुरंत नजरें फिर उठाईं और आईने में दिखते उस अक्स को घूरकर देखने लगा। पर वो तो अमेरिका जा चुकी थी हमेशा के लिए। पानी अब भी लगातार बह रहा था। वृष्टि पर गहराती नजरों के साथ एक कोशिश पहचानने की। उसके बाल, उसका पहनावा, कुछ भी तो वृष्टि जैसा नहीं था। चेहरा तो उसके बालों के पीछे छिपा था। मल्हार की धड़कनें तेज होने लगीं। मन किया एक बार उसका चेहरा देख ले कैसे भी करके। वो कुछ और सोचता पर तभी जेब में रखा फोन बज उठा, जिसने उसका ध्यान खींच लिया। हाथ पोंछकर उसने मोबाइल निकाला और मुड़ गया बाहर जाने को। वो लड़की अभी भी वैसे ही खड़ी थी, किसी बुत की तरह बिना हिले डुले। फोन ऑन करते हुए भी मल्हार की निगाहें उस पर टिकी हुई थी। और इसी के साथ मल्हार का पहला कदम उठा और उसने कॉल रिसीव कर मोबाइल कान से लगाया। उसी वक्त फलक बाहर आई और तेजी से वृष्टि का हाथ पकड़ उसे बाहर की ओर खींचते हुए बोली, जल्दी चल नहीं तो देर हो जाएगी। हेलो। दोनों की आवाजें वृष्टि के कानों में एक साथ गूंजी, पर उस पुरुष का गंभीर स्वर उसे पहचाना सा लगा, जिसे सुनकर उसके कदम पल भर को रुक गए। पर फलक नहीं। वह उसे खींचती हुई बाहर ले आई, क्योंकि पूरे 20 मिनट हो चुके थे और बस के चलने में अब बस 10 मिनट बचे थे।
इसलिए बिना वो रुके वृष्टि को लेकर उसे खींचती हुई बाहर निकल गई। इधर मल्हार बाहर दौड़ लगाती उन लड़कियों को देख रहा था। एक तो लगातार ड्राइविंग करने की वजह से उसे थकान थी, दूसरा ये फोन। उस लड़की के उड़ते बालों के बीच से चेहरे की बहुत हल्की झलक उसे दिखाई दी और पल भर में ही वो दोनों लड़कियां उसकी आंखों के सामने से गायब हो चुकी थीं। फलक वृष्टि को बाहर लेकर आई और चारों तरफ देखा। निलय और चिराग को ढूंढने में उन्हें पल भर भी नहीं लगा। वो दोनों आपस में बातें करते हुए नाश्ता कर रहे थे। फलक और वृष्टि उनके पास जाने को बढ़ी ही थीं कि वृष्टि ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। वहां जाकर क्या करेगी? वो लोग अपना नाश्ता कर रहे हैं, तू भी ले ले। 10 मिनट ही तो बचे हैं। हाँ यार, ये सही रहेगा। वैसे भी अब तो मुझे भी जोरों की भूख लगने लगी है। वृष्टि की बात मानते हुए फलक उस तरफ चली गई जहां कॉलेज की ओर से नाश्ते के स्टॉल लगाए गए थे। अपने साथ उसने वृष्टि को भी खींच लिया। थोड़ा सा कुछ खा ले, अभी तो सिर्फ 10 बजे हैं। लंच पता नहीं 2 बजे होगा या 3 बजे तक, फलक ने जिद की। फलक की बात उसे सही लगी और उसने नाश्ते की तरफ देखा। अपने लिए उसे इडली और सांभर ही ठीक लगा। एक प्लेट लगवाकर फलक के साथ सीटिंग एरिया की तरफ चल दी। सामने खुले मैदान जैसा इलाका था जहां उनकी बसों के अलावा अन्य गाड़ियों की पार्किंग बनी हुई थी। जाते हुए वृष्टि की नजर एक बार फिर दूर खड़ी सफेद गाड़ी पर पड़ी जिसके दरवाजे के पास इस वक्त कोई खड़ा था। दूरी काफी थी इसलिए शक्ल तो नहीं दिखी, पर हाँ, सामने खड़े इंसान की कदकाठी कुछ कुछ मल्हार जैसी ही लगी। अगर उस व्यक्ति ने इस वक्त कोट नहीं पहना होता तो शायद वो ठीक से देख पाती। चल वहां बैठते हैं, वो जगह खाली है। फलक की आवाज से वृष्टि का ध्यान उस गाड़ी से हटा नहीं, बल्कि वो लगातार उस आदमी को देखती रही तब तक जब तक कि वो वहां से चला नहीं गया। इसके बाद फलक ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले आई। गाड़ी जाने के बाद वृष्टि ने उस तरफ देखना तो बंद कर दिया, पर अब उसकी सोच उसके काबू में नहीं रही। सब कितना भी ध्यान बंटाने की कोशिश करे, पर अब उसका मन सिर्फ मल्हार के बारे में सोच रहा था। उसकी शादी को भी तो पूरे 5 साल हो चुके हैं। 10 मिनट भी वृष्टि के सोचते सोचते निकल गए। फलक कुछ न कुछ बोलते हुए अपना नाश्ता खत्म कर चुकी थी। बस का हॉर्न बजा तो सब उस तरफ चल दिए। इस बार निलय ने 2 लड़कों से सीटिंग बदल ली। मिश्रा सर से परमिशन लेकर उन दोनों को दूसरी बस में भेज दिया और अब चिराग व फलक उनके साथ बैठे थे। बाकी का सफर वृष्टि का खामोशी में गुजरा। बस में बैठने के 15 मिनट बाद ही उसे नींद आ गई थी और जब वे कैंप पहुंचे तभी उसे जगाया गया। वृष्टि, उठ जा। खिड़की से सिर टिकाकर सोई हुई वृष्टि फलक के झंझोरने पर उठी और आंखें खोलकर चारों ओर देखने लगी। मजे की नींद निकाली है तूने। अब उठ जा, उतरना है, फलक ने कहा तो वृष्टि ने पलके झपकते हुए पहले उसे देखा, फिर उसके सामने से निकलते हर इंसान को जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। सही भी था, सुबह के 3.5 घंटे के सफर में कौन सोता है। सबने पूरे रास्ते बातें की, मस्ती की, बस वृष्टि को छोड़कर। और अब सब उसे स्पेशली गुड मॉर्निंग बोलते हुए जा रहे थे। हे भगवान, मैं भी न कुछ भी नहीं सोचती। अपने सो जाने पर अफसोस करते हुए वो उठने लगी तो सबसे आखिर में उसके पास निलय और चिराग आए जो सबसे पीछे बैठे थे। मुस्कुरा तो ये दोनों भी रहे थे वृष्टि को देखकर। चल, निलय ने अपना हाथ वृष्टि की ओर बढ़ाया। नींद लग गई थी, पता नहीं कैसे वृष्टि उसकी ओर देख बड़ी मासूमियत से बोली। अच्छा है वृष्टि, तुम सो गईं। अपनी एनर्जी सेव कर ली तुमने। अब तुम हम सबसे ज्यादा काम कर पाओगी।
चिराग ने उसका कंधा पकड़ते हुए कहा, जबकि वृष्टि निलय और चिराग के बीच में चल रही थी। चिराग की बात सही थी, लेकिन कहने के बाद हंसे तीनों ही। नीचे उतरते हुए वृष्टि ने वक्त देखा, 11:15 हो चुके थे। बस से नीचे उतरते ही बस के पास खड़ी कुछ लड़कियों ने उनके आगे फूलों के छोटे छोटे गुलदस्ते बढ़ा दिए। ये उनके स्वागत के तौर पर थे, उस संस्था की तरफ से जिसने ये कैंप आयोजित करवाया था। तीनों ने मुस्कुराते हुए थैंक यू कहा, बुके लिए और सामने देखा, हर किसी के हाथ में वही गुलदस्ता था। उनके साथ आए सीनियर डॉक्टर्स के गले में मालाएं भी थीं। अच्छा, सबको मिले हैं, चिराग ने बुके हिलाते हुए कहा, जबकि वृष्टि उनमें लगे फूलों की खुशबू सूंघ रही थी। निलय ने तो अपने फूल भी चिराग को पकड़ा दिए और आगे जाकर जगह का जायजा लेने लगा। सामने टेम्परेरी तौर पर बने कैंप में कई सारे विभागों के हिसाब से एक के बाद एक छोटे छोटे केबिन जैसे टेंट बने हुए थे। उनमें एक टेबल, 3-4 कुर्सियां और एक ऊंची बेंच लगी थी। बाहर थर्माकोल पर ब्लैक मार्कर से रोग विभाग लिखा था। वृष्टि भी चारों तरफ देख रही थी। काफी भीड़ थी, जिसे कैंप के सदस्य बात करते हुए लाइन में लगवा रहे थे। शायद उनकी बीमारियों के बारे में जानकारी ले रहे थे। व्यवस्था देखने में अच्छी लग रही थी, इसीलिए तो बस रुकवाकर पहले ही नाश्ता करवा दिया था। सीनियर्स को सच में काफी एक्सपीरियंस होता है, उनके पिता था, यहाँ कैसा माहौल होगा। निलय ने भीड़ देखते हुए कहा। लग रहा था ये लोग काफी पहले आकर डेरा जमा चुके हैं और अब डॉक्टर्स के आते ही उनमें खलबली मच गई थी। वो देखो, डॉक्टर्स अपने अपने डिपार्टमेंट में जाकर बैठ भी चुके हैं, चिराग ने दिखाया। उसी वक्त दूसरी तरफ से मिश्रा सर का बुलावा आया तो तीनों वहां की ओर दौड़ पड़े। बीच में ही फलक दिखी, कैंप की तरफ भागती हुई। पीडियाट्रिशियन वो हाथ में पकड़ी पर्ची लहराते हुए उन तीनों की तरफ देखकर बोली और बाल रोग विभाग की ओर चली गई, जो 2 केबिन में बंटा था, अलग अलग डॉक्टर्स के लिए। उसके साथ 5 और लड़कियां थीं। हर डॉक्टर के पास 3-3 लड़कियों को जाना था। वो तीनों भी मिश्रा सर की तरफ पहुंचे और कुछ ही पल में तीनों के हाथ में अपनी अपनी पर्चियां थीं। वृष्टि को गायनिक विभाग मिला था, निलय को फिजिशियन और चिराग को ऑर्थोपेडिक। कैंप में ओपीडी खुल चुकी थी। एक डॉक्टर के साथ 3 से 4 इंटर्न डॉक्टर मौजूद थे। सीनियर डॉक्टर्स उन्हें निर्देश दे रहे थे, जबकि मरीजों की जांच और दवाई लिखने का काम इंटर्न्स कर रहे थे। वृष्टि भी अपने काम में लग गई थी। कानों में स्टेथोस्कोप लगाए वो कई सारी महिलाओं की जांच कर चुकी थी, जिनमें गर्भवती महिलाएं भी शामिल थी। भीड़ ज्यादा थी, इसलिए 3 बजे तक किसी को कुछ सोचने की भी फुर्सत नहीं मिली और वक्त कैसे निकल गया पता भी नहीं चला। पर आज सबकी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया हुई थी और बहुत कुछ सीखने और समझने को भी मिला था। 3 बजे लंच ब्रेक रखा गया। सबको रोक दिया गया और पेशेंट्स को 4 बजे आने को कहा गया, जो अब बहुत कम ही बचे थे। सभी अपना काम छोड़ एक तरफ जाके खड़े हो गए और एक दूसरे से बातें करने लगी। सबके चेहरे थकान से उतरे हुए थे। ओह गॉड, मेरी कमर खड़े खड़े दुखने लगी, चिराग ने अपनी बॉडी स्ट्रेच करते हुए कहा। हाल तो सभी का एक जैसा था। सीनियर्स उनसे ठीक हालत में दिख रहे थे। थोड़ी ही देर में वो सब पास में बने एक होटल में मौजूद थे, जो उन सब के लिए बुक था। डाइनिंग एरिया में उन सब के खाने की व्यवस्था की गई थी और खाना लगा चुका था। खाने की खुशबू नाक में पड़ते ही सबकी भूख और तेज हो गई। सभी ने प्लेट उठाई और खुद के लिए खाना सर्व करने लगे और साइड में लगी टेबल पर चोरों आकर बैठ गए। ऐसा लग रहा है 1 महीने का काम एक ही दिन में कर लिया, पुलाव खाते हुए फलक बोली और अपना एक्सपीरियंस बताने लगी। कसम से इतने ढीठ और शैतान बच्चे आए थे न कि क्या ही बताऊं।
पकड़ पकड़ कर लाना पड़ा। सच में बहुत लात घुसे खाए आज मैंने। फलक का एक्सपीरियंस सब हंसते हुए सुन रहे थे। तो पेट नहीं भरा तेरा लात घुसे खाकर जो और खाने बैठ गई। चिराग उसका मजाक उड़ाते हुए बोला। तो लात तुझे भी दूं क्या स्वीट डिश के तौर पर। फलक और चिराग आपस में लड़ते हुए खा रहे थे जबकि निलय और वृष्टि दोनों को लड़ते हुए देख रहे थे। फिर निलय उन दोनों को लड़ते हुए छोड़ वृष्टि की तरफ घूम गया। आज फिर से क्या सोचने लगी। कुछ खास नहीं, वृष्टि ने जवाब दिया और नजरें खाने पर जमी हुई थी उसकी। मैं देख रहा था तू किसी को देख रही थी बहुत ध्यान से। कौन था वो। निलय के पूछने पर वृष्टि ने नजरें ऊंची कर उसे देखा और एक बार फिर से मल्हार का चेहरा उसकी नजरों के आगे घूम गया। लंच के बाद ओपीडी खत्म करने में सबको 1 घंटा और लग गया। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि समय सीमा शाम 5 बजे तक तय कर दी गई थी, वरना तो मरीजों का आना बंद ही नहीं होता। आज का कैंप खत्म होते ही सबको वापस होटल ले जाया गया। अरे यार मेरे तो पाँव ही दुखने लगे। चिराग प्लीज यार मेरे पाँव दबा देना। फलक उसकी बाजू पकड़कर उससे चिपकते हुए बोली। चल हट यहाँ से। पागल हो रही है क्या। यहाँ बैठकर तेरे पाँव दबाऊंगा। चिराग ने तुरंत झिड़कते हुए कहा। ओहो क्यों रोज लड़ते हो तुम दोनों। मैं दबा दूंगी तेरे पाँव, तू चिराग के पीछे मत पड़। वृष्टि ने बीच में बोलकर दोनों को चुप कराया। अरे नहीं यार तू भी तो थक गई होगी ना। फलक मुंह बनाते हुए बोली। यह सुनकर चिराग बुरी तरह चिढ़ गया। अच्छा वो थक गई, तू भी थकी हुई है और मैं तो जैसे वहां झूले झूल रहा था। मैं नहीं थका। मेरे पैर नहीं दर्द कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं दर्द कर रहे हैं। फलक ने जोर से गर्दन हिलाते हुए कहा। अच्छा चुड़ैल, तुझे सब पता है, बता कैसे नहीं दर्द हो रहे मेरे पाँव। चिराग ने कमर पर हाथ रखे उसका रास्ता रोकते हुए पूछा। क्योंकि तू एक मर्द है और मर्द को दर्द नहीं होता। उसका लॉजिक सुनकर उनके पीछे आ रहे डॉक्टर मेहरा भी हंस पड़े। हंसते हुए उन्होंने तीनों को टोक दिया। रूम में जाकर आराम करो, फिर रात के लिए रेडी भी होना होगा तुम सबको। डॉक्टर मेहरा बोलकर चले गए। उनके जाते ही तीनों को बात थोड़ी अजीब लगी। उस अजीब सी बात को सुनकर फलक हंसते हुए बोली। तैयार होने को ऐसे बोल रहे हैं जैसे शादी में जाना है। हे दांत मत निकाल, शादी में ही जाना है समझी। सबके पीछे से आकर निलय ने फलक के सिर पर हल्की चपत लगाई। उसकी बात सुनते ही तीनों हैरान रह गए। सच में शादी में जाना है? पर किसकी? वृष्टि ने परेशान होते हुए पूछा क्योंकि सभी थके हुए थे और इस वक्त ये सब बड़ा अजीब लगा उसे। बातें करने से फुर्सत हो तो काम की बात सुनो, निलय ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। यहाँ के पार्षद हैं, उनके बेटे की शादी का आज रिसेप्शन है। इसी होटल की दूसरी साइड बने मैरिज गार्डन में। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करके हम सबको आज रात के खाने के लिए बुलाया है। हमारे सीनियर मान गए हैं तो अब सबको जाना ही पड़ेगा। यह सुनकर दोनों लड़कियों के चेहरे उतर गए। अरे पर ऐसे कैसे चले जाएं? हमारे पास शादी के लिए ड्रेस तो है ही नहीं, फलक चिल्लाई। हाँ हम तो कैंप के हिसाब से ही कपड़े लाए हैं, अब उन कपड़ों में कैसे जाएंगे। वृष्टि ने भी साथ दिया। जैसे जाते हैं, चिराग ने बीच में कहा। फलक झल्ला गई। पहले ही थकान से बेहाल थी, अब ये नई आफत। तू तो चुप ही कर। तुम लड़कों का क्या है, हर जगह बस पैंट शर्ट डालो और चल दो। तो क्या अनजान शादी में तू लहंगा या इवनिंग गाउन पहनकर जाना चाहती है? निलय ने पलटकर पूछा। हम यहाँ इलाज करने आए हैं, शादी में नहीं। और उन्हें भी ये बात पता है। इसलिए जो अच्छा सा सूट या जीन्स टॉप हो वही पहन लेना।
थोड़ा मेकअप कर लेना, अच्छी दिखोगी। अब चलो जाओ, सबको कंबाइंड रूम मिले हैं, जाकर देखो तुम्हारी रूम पार्टनर कौन है। मैं तो इस बार वृष्टि के साथ ही रुकूंगी, पहले ही बता रही हूं। बस में भी साथ नहीं बैठने दिया था ना। फलक की बात सुनकर तीनों उसे घूरने लगे। वो ऐसे लड़ रही थी जैसे उन तीनों की वजह से वो अलग बैठी थी। हमने नहीं किया था वो सब समझी। चिराग फिर से लड़ने लगा, जिसे देख वृष्टि ने वहां से जाना ही बेहतर समझा। चल बहन, हमें तो साथ ही रूम मिलेगा। वो देख हॉल खाली हो चुका है, सब जा चुके हैं, हम 4 नमूने ही बचे हैं। चल, अब मेरे भी पैर दुख रहे हैं। वो उसे घसीटते हुए रिसेप्शन काउंटर तक ले गई, जहां मिश्रा सर खड़े थे। उन्हें देखते ही मिश्रा सर ने चश्मा चढ़ाते हुए कहा, सबसे आखिर में आए हो चारों, क्या बातें करते रहते हो हर वक्त। इसीलिए बस में तुम चारों को अलग अलग बैठाया था। सही कहा सर, बातें तो हम चारों ही करते हैं, वरना बस में बाकी सब तो गूंगे बैठे थे। फलक मिश्र सिर की बात सुनते ही भड़क गई। वो इसी बात के लिए तो लड़ रही थी पहले से ही, और अब वजह पता चल गई। बोलते बोलते उसने झट से मिश्रा सर के हाथ से चाबी ले ली, क्योंकि उसे पता था अगर देर हुई तो सर किसी और के साथ रूम बदलवा देंगे। उसकी हरकत पर मिश्रा सर भुनभुनाते रह गए। सर, हमारे रूम की चाबी। निलय और चिराग थके चेहरों के साथ आगे बढ़े। सबसे आखिर में आए हो दोनों, इसलिए तुम दोनों को एक ही रूम मिला है, वरना 3-3 लड़कों के ग्रुप बने हैं। उन्होंने निलय को चाबी देते हुए कहा, और फलक की शरारत का गुस्सा उन दोनों पर निकाल दिया। बेचारे दोनों सुनते रह गए और चुपचाप निकल गए। इधर रूम में आते ही फलक ने अलार्म लगाया, पाँव फैलाकर लेट गई। भाई देख, मैं तो सो रही हूं, 1 घंटे बाद उठा देना। उबासी लेते हुए उसने कंबल ओढ़ लिया। तभी रूम का गेट बजा। वृष्टि उठी और दरवाजा खोला। सामने सर्विस बॉय शाम की चाय और स्नैक्स लेकर खड़ा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, गुड इवनिंग दीदी जी। वृष्टि ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया और ट्रे ले ली। थैंक यू। कुछ और चाहिए हो तो कॉल कर देना दीदी जी। वो लड़का खुश नजर आ रहा था और लगता था यहीं का लोकल बंदा है। वृष्टि दरवाजा बंद करने लगी तो उसने फिर आवाज दी, दीदी जी। हाँ कहो, वृष्टि ने पूछा। वो, कल मेरी चाची भी आएंगी आपके कैंप में ऑपरेशन करवाने। वो थोड़ा झिझकते हुए बोला। अच्छा ठीक है, नाम बता दो, मैं देख लूंगी उन्हें, वृष्टि ने कहा। उनका नाम आरती है। आज मैं उनके साथ कैंप में आया था, आपको वहीं देखा था। लेकिन दीदी जी, कल मेरा चाचा आएगा हंगामा करने। यह सुनकर वृष्टि चौंकी। हंगामा? क्यों? दीदी जी, वो पागल आदमी है, पता नहीं किन लोगों के साथ बैठता है। कमाता नहीं, बस दिन भर लड़ता और खाता है। 6 बच्चे कर लिए ये कहकर कि बच्चा तो ऊपर वाला देता है। चाची काम करती हैं, सारे घर का खर्च उठाती हैं। अब उसे पता चल गया है कि चाची बच्चा रोकने का ऑपरेशन करवाने जा रही हैं, तो तब से लड़ रहा है और कहता है ऑपरेशन नहीं होने देगा। उसकी बात सुन वृष्टि मुस्कुरा पड़ी। तुम चिंता मत करो, तुमने बता दिया, अब हम पहले से इंतजाम कर लेंगे उनसे निपटने का। और तुम्हारी चाची का ऑपरेशन जरूर होगा। ठीक है दीदी जी, मुझे आपके पास ये देने भेजा था, इसलिए पहले ही बता रहा हूं। हंगामा एक नहीं, बहुत सारे लोग करने वाले हैं। किसी ने उनके कान भर दिए हैं। आप अपने बड़े डॉक्टर साहब को बता देना। सब सावधान रहना, वो हिंसा करने वाले हैं। ये पहले से रची गई साजिश है।
सबको कोई भड़का रहा है, यानी कि दूसरी पार्टी वाला। समझ रही हो न? उसकी बात सुन वृष्टि चिंता में पड़ गई। ओह, ठीक है, मैं सबको बता दूंगी। तुम चिंता मत करना। और हाँ, कल अपनी चाची के साथ आना, मुझसे मिलना। कल पेशेंट कम होंगे तो आसानी से मिल जाओगे। ठीक है दीदी जी, कहकर वो लड़का चला गया। वृष्टि सोचते हुए अंदर आई तो देखा फलक बेड पर बैठी थी। ये क्या बकवास कर रहा था वो? वृष्टि ने ट्रे रखी और फलक की तरफ देखा। तू सोई नहीं? लेटी हुई थी, इतनी जल्दी थोड़े ही नींद लगती है। और उसकी बातें सुनकर तो नींद ही उड़ गई। क्या पता बकवास कर रहा था या सच बोल गया, वृष्टि ने कहा। इतनी आसानी से किसी की बात पर यकीन नहीं कर सकते। कल तक इंतजार करना होगा। बिना सबूत के सीनियर्स को बताया तो वो मजाक उड़ाएंगे। सिर्फ मजाक ही नहीं, अगर बात झूठ निकली तो डांट भी पड़ेगी कि तुमने ऐसी बात पर यकीन कैसे कर लिया। जबकि वो किसी और से भी कह सकता था। फलक ने भी अपनी बात रखी। सही कह रही है तू। देखते हैं कल क्या होता है। ठंड काफी बढ़ चुकी थी। ऊपर से दिन भर की थकान, वृष्टि और फलक दोनों का मन नहीं था जाने का। लेकिन सीनियर डॉक्टर्स की ओर से कहला दिया गया था कि तैयार रहना है, इसलिए चाहकर भी मना नहीं कर सकीं। जैसे तैसे दोनों उठीं और अपने कपड़े टटोलने लगीं जो साथ लाई थीं। ठंड इतनी थी कि दोनों ने सूट की तरफ देखा तक नहीं। दोनों ने जीन्स पहनी, उसके साथ फुल स्लीव टी शर्ट, और ऊपर से वृष्टि ने लॉन्ग ओवरकोट पहन लिया, जबकि फलक ने अपनी जैकेट निकाल ली। थोड़ा बहुत मेकअप भी कर लिया, पर थकान से उतरे चेहरों पर उसका कोई खास असर नहीं दिखा। जैसे तैसे तैयार होकर जब वे अपने कमरे से निकल रिसेप्शन तक पहुंची तो बाकी लड़कियों को देखकर दोनों की आंखें लगभग बाहर आ गईं। यानी हम ही बेवकूफ निकलीं जो कैंप में मजदूरी करने का सोचकर एक भी ढंग का जोड़ा नहीं लाई, फलक ने उन लड़कियों को देखते हुए बड़बड़ाया। वृष्टि भी हैरानी से मुंह फाड़े देख रही थी। किसी ने शॉर्ट ड्रेस पहनी थी, किसी ने लॉन्ग गाउन, जैसे किसी इवनिंग पार्टी में जा रही हो। शनाया तो पूरी तरह इवनिंग गाउन में थी, जिसे देखकर फलक सबसे ज्यादा झल्ला गई। ठंड काफी बढ़ चुकी थी। ऊपर से दिन भर की थकान, वृष्टि और फलक दोनों का मन नहीं था जाने का। लेकिन सीनियर डॉक्टर्स की ओर से कहला दिया गया था कि तैयार रहना है, इसलिए चाहकर भी मना नहीं कर सकीं। जैसे तैसे दोनों उठीं और अपने कपड़े टटोलने लगीं जो साथ लाई थीं। ठंड इतनी थी कि दोनों ने सूट की तरफ देखा तक नहीं। दोनों ने जीन्स पहनी, उसके साथ फुल स्लीव टी शर्ट, और ऊपर से वृष्टि ने लॉन्ग ओवरकोट पहन लिया, जबकि फलक ने अपनी जैकेट निकाल ली। थोड़ा बहुत मेकअप भी कर लिया, पर थकान से उतरे चेहरों पर उसका कोई खास असर नहीं दिखा। जैसे तैसे तैयार होकर जब वे अपने कमरे से निकल रिसेप्शन तक पहुंची तो बाकी लड़कियों को देखकर दोनों की आंखें लगभग बाहर आ गईं। यानी हम ही बेवकूफ निकलीं जो कैंप में मजदूरी करने का सोचकर एक भी ढंग का जोड़ा नहीं लाई, फलक ने उन लड़कियों को देखते हुए बड़बड़ाया। वृष्टि भी हैरानी से मुंह फाड़े देख रही थी। किसी ने शॉर्ट ड्रेस पहनी थी, किसी ने लॉन्ग गाउन, जैसे किसी इवनिंग पार्टी में जा रही हो। शनाया तो पूरी तरह इवनिंग गाउन में थी, जिसे देखकर फलक सबसे ज्यादा झल्ला गई। इतना तो बॉयज भी नहीं ताड़ रहे उन गर्ल्स को, जितना तुम दोनों घूर घूर कर देख रही हो। चिराग हंसते हुए दोनों के पास आकर बोला। उसने भी जैकेट पहन रखी थी और पॉकेट में हाथ डाले दोनों के बीच आ खड़ा हुआ। तुझे क्या मतलब मैं इनको देखूं या घूरूं? तूने टिकट रखी है, इन लोगों पर क्या? फलक फिर से चिराग से झगड़ने को तैयार थी। इतनी ठंड में जैसे कपड़े ये लड़कियां पहनकर आई हैं, इन पर टिकट लगाना तो बनता है। वृष्टि मुस्कराई।
सही कह रही हो। और जब वापस आओगी न, तब इनकी हालत देखना। निलय पता नहीं कब उनके पीछे आकर खड़ा हो गया। चलने का इशारा मिलते ही सब एक साथ होटल से बाहर निकले। शुक्र था कि मैरिज गार्डन बिल्कुल बगल में ही था, इसलिए कोई खास परेशानी नहीं हुई। काम करते हुए थकान के साथ आज भूख भी बहुत लगी थी, इसलिए खाना देखते ही सारे स्टूडेंट्स सब भूल गए और स्टॉल्स पर टूट पड़े। हर कोई अपनी मनपसंद डिश लेकर खाने लगा। सीनियर्स को थोड़ी बहुत औपचारिकता निभानी पड़ी, पर कुछ देर बाद वो भी खाने में जुट गए। सबकी एक ही सोच थी, फटाफट खाओ और निकलो। ठंड काफी बढ़ चुकी थी। ऊपर से दिन भर की थकान, वृष्टि और फलक दोनों का मन नहीं था जाने का। लेकिन सीनियर डॉक्टर्स की ओर से कहला दिया गया था कि तैयार रहना है, इसलिए चाहकर भी मना नहीं कर सकीं। जैसे तैसे दोनों उठीं और अपने कपड़े टटोलने लगीं जो साथ लाई थीं। ठंड इतनी थी कि दोनों ने सूट की तरफ देखा तक नहीं। दोनों ने जीन्स पहनी, उसके साथ फुल स्लीव टी शर्ट, और ऊपर से वृष्टि ने लॉन्ग ओवरकोट पहन लिया, जबकि फलक ने अपनी जैकेट निकाल ली। थोड़ा बहुत मेकअप भी कर लिया, पर थकान से उतरे चेहरों पर उसका कोई खास असर नहीं दिखा। जैसे तैसे तैयार होकर जब वे अपने कमरे से निकल रिसेप्शन तक पहुंची, तो बाकी लड़कियों को देखकर दोनों की आंखें लगभग बाहर आ गईं। यानी हम ही बेवकूफ निकलीं जो कैंप में मजदूरी करने का सोचकर एक भी ढंग का जोड़ा नहीं लाई, फलक ने उन लड़कियों को देखते हुए बड़बड़ाया। वृष्टि भी हैरानी से मुंह फाड़े देख रही थी। किसी ने शॉर्ट ड्रेस पहनी थी, किसी ने लॉन्ग गाउन, जैसे किसी इवनिंग पार्टी में जा रही हो। शनाया तो पूरी तरह इवनिंग गाउन में थी, जिसे देखकर फलक सबसे ज्यादा झल्ला गई। इतना तो बॉयज भी नहीं ताड़ रहे उन गर्ल्स को, जितना तुम दोनों घूर घूर कर देख रही हो। चिराग हंसते हुए दोनों के पास आकर बोला। उसने भी जैकेट पहन रखी थी और पॉकेट में हाथ डाले दोनों के बीच आ खड़ा हुआ। तुझे क्या मतलब मैं इनको देखूं या घूरूं? तूने टिकट रखी है, इन लोगों पर क्या? फलक फिर से चिराग से झगड़ने को तैयार थी। इतनी ठंड में जैसे कपड़े ये लड़कियां पहनकर आई हैं, इन पर टिकट लगाना तो बनता है। वृष्टि मुस्कराई। हूँ, सही कह रही हो। और जब वापस आओगी न, तब इनकी हालत देखना। निलय पता नहीं कब उनके पीछे आकर खड़ा हो गया। चलने का इशारा मिलते ही सब एक साथ होटल से बाहर निकले। शुक्र था कि मैरिज गार्डन बिल्कुल बगल में ही था, इसलिए कोई खास परेशानी नहीं हुई। काम करते हुए थकान के साथ आज भूख भी बहुत लगी थी, इसलिए खाना देखते ही सारे स्टूडेंट्स सब भूल गए और स्टॉल्स पर टूट पड़े। हर कोई अपनी मनपसंद डिश लेकर खाने लगा। सीनियर्स को थोड़ी बहुत औपचारिकता निभानी पड़ी, पर कुछ देर बाद वो भी खाने में जुट गए। सबकी एक ही सोच थी, फटाफट खाओ और निकलो। पान मुंह में ठूंसते हुए फलक अपने पास से निकलती शनाया को चिढ़ा रही थी। सच में ठंड से हालत ऐसी हो चुकी थी कि अगर कुछ देर और रुकते तो कई लड़कियां वहीं गिर जातीं बेहोश होकर। 1 घंटे के अंदर सब अपने अपने रूम में लौट आए और दुबक गए। इस दौरान वृष्टि और फलक निलय और चिराग को वो बात बताना भूल गईं, जो सर्विस बॉय उनसे कहकर गया था। कमरे में पहुंचते ही दोनों ने कपड़े बदले और बिस्तर पर गिरते ही सो गईं। सुबह 8 बजे गेट बजने की आवाज से नींद टूटी। गेट खोला तो सामने मिश्रा सर खड़े थे, चेहरे पर धमकी भरा भाव लिए। क्या यार, बुढ़ू सुबह सुबह मुंह उठाकर आ गया, फलक मन ही मन बड़बड़ाई। गुड मॉर्निंग सर, चिढ़ के बावजूद औपचारिकता निभाई। उठ जाओ और आधे घंटे में तैयार होकर नीचे आओ और नाश्ता कर लो, नहीं तो फिर ना नाश्ता मिलेगा न उसे खाने का टाइम। धमका कर वो अगले कमरे की ओर बढ़ गए। क्या यार, सोने भी नहीं देते? सुबह ही तो सबसे अच्छी नींद आती है,
वृष्टि कहते हुए फिर से कंबल में घुस गई। 2 पल की नींद भी कितना सुकून देती है। कुछ देर दोनों यूं ही पड़ी रहीं, लेकिन मिश्रा सर की धमकी याद आते ही उठना पड़ा। बहुत जल्दी करने पर भी तैयार होने में आधे की जगह पौन घंटा लग गया। जब दोनों नाश्ते के लिए पहुंची तो ज्यादातर लोग खा चुके थे। वो दोनों नाश्ता लेने ही वाली थीं कि निलय ने इशारा किया। उसकी टेबल पर पहले से 2 प्लेटें रखी थीं। दोनों मुस्कुराकर वहां जा बैठीं। अरे थैंक्स तो बोल दो कम से कम, निलय ने कहा। दोनों ने साफ अनसुना किया और जल्दी जल्दी नाश्ता करने लगी, क्योंकि उनके पास सिर्फ 10 मिनट बचे थे। दही, आलू के परांठे, हरे धनिये की चटनी और गर्मागर्म चाय। नाश्ता खत्म करते ही सब कैंप के लिए निकल गए। आज कैंप में सिर्फ स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन होने थे। जिनका होना था उनका रजिस्ट्रेशन कल ही हो चुका था, साथ ही ब्लड टेस्ट भी। आज सब अपनी रिपोर्ट लेकर आने वाले थे। दोपहर तक माहौल शांत था। पुरुष और महिला 2 हिस्सों में बांटकर अब तक कई ऑपरेशन हो चुके थे। वृष्टि और फलक सीनियर्स के साथ काम में जुटी थीं। आज निलय और चिराग की ड्यूटी भी उनके साथ थी। सीनियर्स ऑपरेशन कर रहे थे और इंटर्न्स ध्यान से देखकर सीख रहे थे। कुछ छोटे काम सीनियर्स ने उन्हें भी करने दिए थे। सब कुछ शांति से चल रहा था कि अचानक बाहर से कुछ हल्की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई बहस हो रही हो। सीनियर डॉक्टर्स ने ध्यान नहीं दिया। ऐसे कैंपों में ये सब आम बात थी, इसलिए उन्होंने बाकी सबको भी शांत रहने और काम पर ध्यान देने को कहा। पर वृष्टि का ध्यान बार बार बाहर जा रहा था। उसे शाम की वो बात याद आने लगी जो वह भूल गई थी। मना करने पर भी वो टेम्परेरी ओटी के डोर पर जाकर खड़ी हो गई और बाहर झांकने लगी। बाहर उसे वो लड़का तो नहीं दिखा, पर बहस करते कुछ आदमी जरूर दिखे। वृष्टि, उसको बाहर झांकते देख एक डॉक्टर ने उसे डांटते हुए अंदर रहने को कहा। जाकर ऑपरेशन हो चुके पेशेंट्स को चेक करो, उसे दूसरी तरफ भेज दिया। निलय और चिराग उसे जाते हुए देख रहे थे। फलक पहले ही दूसरी तरफ जा चुकी थी। ऑपरेशन जारी थे, वो नहीं रुके। शोर धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब सीनियर्स का भी ध्यान उधर जाने लगा। जब बाहर से तोड़फोड़ की आवाजें आईं तो सब सकते में आ गए। शोर बढ़ते ही सारे डॉक्टर्स और कैंप के आयोजक अलर्ट हो गए। कुछ लोग दौड़ते हुए अंदर आए और जो ऑपरेशन चल रहे थे उनके आगे सुरक्षा घेरा बना लिया। अब बाहर से मारपीट की आवाजें आ रही थीं। भीड़ उग्र हो चुकी थी। हंगामा करने बड़ी संख्या में लोग आए थे। बाद में पता चला कि कई लोग लाठियां लेकर अंदर घुस आए थे। वे बिना कुछ देखे चारों ओर प्रहार कर रहे थे। उनके अनुसार यह कैंप उनकी औरतों को बांझ और पुरुषों को नपुंसक बनाने के लिए लगाया गया था और वे ऐसा कभी नहीं होने देंगे। कुछ ही मिनटों में हंगामे ने बहुत विकराल रूप ले लिया, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। न खास वजह समझ आई, पर लोग लाठियां लेकर अंदर आ गए थे। वो लोग इतने गुस्से में दिख रहे थे कि बिना कहीं देखे लगातार लाठियां चला रहे थे। न उनको औरतें दिख रही थी न बच्चे। जहां इस वक्त वृष्टि खड़ी थी उस तरफ भी वो लोग सुरक्षा के लिए खड़े लोगों को धकेलते हुए अंदर चले आए और बिस्तर में लेटी महिलाओं को मारने के लिए भागे। उनको रोकते धकेलते हुए कई लोगों को उनकी लाठियां लग रही थी, जिसमें कई सारे डॉक्टर्स भी थे। वृष्टि एक पेशेंट के बेड के पास खड़ी सहमी हुई उस भयानक दृश्य को देख रही थी। ये एक दंगे की तरह दिखाई दे रहा था। सब एक दूसरे से भिड़े हुए थे। जो जितना बचा सकता था बचा रहा था और जो जितना मार सकता था मार रहा था। वृष्टि का ध्यान सामने था, उसकी नजरें वहां से हट नहीं रही थी। निलय भी इस तरफ आ चुका था और उन लोगों से भीड़ हुआ था। वृष्टि का पूरा ध्यान निलय और बेड पर लेटी पेशेंट पर था।
जबकि एक आदमी अचानक से लाठी लेकर उसकी तरफ भागता हुआ आया और उसने लाठी उठाकर वृष्टि पर प्रहार कर दिया। वृष्टि की गर्दन उसकी तरफ घूमी तो डर के मारे आंखें फैल गई। उसने खुद को बचाने के लिए अपने हाथों से सिर को कवर किया। उस आदमी की लाठी वृष्टि पर पड़ती उसके पहले ही किसी ने उसे अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए कवर कर लिया था पूरी तरह से। वृष्टि का सिर उसके चौड़े सीने में छुपा हुआ था। उसका सिर वृष्टि के सिर के ऊपर था। वो पूरी तरह से एक सुरक्षित घेरे में थी। पर उसे बचाते हुए उस व्यक्ति को पीठ पर लाठी पड़ी थी। इसका एहसास वृष्टि को हो रहा है।